Hello student, this is Geeta Prajapati. Welcome to SST classes. Today we are going to discuss the lesson number 3, ruling the countryside. आज हम यहाँ पर लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। जो लेसन है वह है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि स्टूडेंट आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। तो इसमें आपको निम्नलिखित के जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है रैयत। रैयत मीन्स होता है किसान। फिर महाल, महाल मीन्स जो ग्राम समूह होता है, यानी कि जो गांव के लोग होते हैं उसका जो समूह होता है उसे हम महाल बोलते हैं। निज, निज का मीन्स होता है बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती करना, यानी कि जो भी बागान मालिक हैं वह अपनी ज़मीन पर खेती करें। इसी तरह से रैयती, रैयती का मीन्स होता है रैयतों की ज़मीन पर खेती। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को, तो इसमें आपका आएगा नील की खेती से। नील की खेती से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। देन नेक्स्ट है 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील मांग की, नील मांग इसमें आएगा आपका औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी, यानी कि 18वीं सदी में ब्रिटेन में जो नील की मांग थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी थी। देन नेक्स्ट है अबे की खोज से अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। किसकी खोज से? कृत्रिम रंग, यानी कि जो नील की ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी तो उन्होंने क्या किया, इसका सिंथेटिक कलर इस्तेमाल किया, यानी कि उसका यूज़ किया, उसकी खोज की, तो कृत्रिम रंग। देन नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? नील बागान मालिकों के खिलाफ था। आइए कुछ क्वेश्चन पर हम यहाँ पर विचार करते हैं। देखते हैं यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें स्थायी बंदोबस्त के बारे में हमें क्या करना है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालना है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। इसमें जो राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी, और जो जमींदार थे जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा कराने का काम दिया गया था। इसी तरह से जो ज़मीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई थी और किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए थे, जिससे किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए और वे अपनी ही ज़मीन पर मजदूरों की तरह काम करने लगे। यही स्थायी बंदोबस्त था। देन नेक्स्ट है हमारा महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। यानी कि अभी इससे पहले आपने देखा स्थायी बंदोबस्त के बारे में, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो महालवारी व्यवस्था है वह स्थायी बंदोबस्त से किस तरह से अलग थी। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले महलवारी व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था सन 1822 में तैयार की गई थी। इस व्यवस्था के अनुसार गांव के एक एक खेत में अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाला राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। और नंबर 2, इस राजस्व को स्थायी रूप से निश्चित किया गया, बल्कि इसमें समय समय पर संशोधन का प्रावधान भी किया गया। और नंबर 3, राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदारों के स्थान पर गांव के मुखिया को दिया गया। अब इसमें देखते हैं जो स्थायी बंदोबस्त है वह व्यवस्था किसने शुरू की थी, वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 में लागू की थी। इसमें राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी
और खेत के हिसाब से राजस्व निश्चित नहीं किया गया था। जो माहलवारी व्यवस्था थी उसमें क्या है, राजस्व का हिसाब कौन लगाते थे, गांव समूह, गांव के लोग लगाते थे। और जो स्थायी बंदोबस्त है इसमें जमीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई थी। इस राशि में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं किया गया। राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदारों को दिया गया था। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व निर्धारण की जो नई मुनरो व्यवस्था थी उसके कारण कौन कौन सी समस्याएं हुई, उसमें से आपको 2 समस्याओं के बारे में बताना है। तो मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई समस्याएं, नंबर 1, जमीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया और किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे और गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि जो उनका टैक्स था बहुत ही ज़्यादा लगा दिया गया था। जो अधिकारी थे उन्होंने इस तरह से, जो किसान थे वो अपने टैक्स को नहीं चुका पा रहे थे, तो उन्हें मजबूरी में अपने गांव को छोड़ना पड़ा। नंबर 2, मुनरो व्यवस्था से अफसरों को उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देन नेक्स्ट है, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे, यानी कि जो कृषक थे, किसान थे, वो नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। तो देखते हैं इसको। इसके निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था, किंतु फसल कटने पर कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता था, जिससे वे अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और कभी ना खत्म होने वाले कर्ज के चक्र में फंस जाते थे। यानी कि वह क्या है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा वह कर्जे के नीचे आ गए थे और वह अपना ऋण ही नहीं चुका पा रहे थे। उन्हें तो अपने खाने पीने के लिए कहाँ से बचता। तो इस तरह से जो नील के किसान थे, खेती करने वाले, तो वह बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो रहे थे इस खेती को ना करने के लिए। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ खेतों पर नील की खेती करें, लेकिन किसान जो थे ऐसा नहीं करना चाहते थे। किसान की खेती करने के बाद जो भूमि थी उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती थी और उसके बाद वह उसमें दूसरी फसल को नहीं उगा सकते थे। नंबर 3, किसान को नील की खेती करने के लिए अतिरिक्त मेहनत तथा समय की आवश्यकता होती थी, जिसके कारण अपनी अन्य फसलों के लिए समय नहीं दे पाते थे। यही कारण थे जिसके कारण रैयत नील की खेती से कतरा रहे थे। देन नेक्स्ट है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गए। वह कौन कौन से कारण थे जिसके कारण बंगाल में जो नील उत्पादन हो रहा था वह एकदम से गिर गया। तो इसके भी निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 कारण है, मार्च सन 1859 में बंगाल में हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। नंबर 2, रैयत ने निर्णय लिया कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। और नंबर 3, कंपनी द्वारा किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन माना। और नंबर 4, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए बनाए गए नील आयोग ने भी बागान मालिकों को जोर जबरदस्ती करने का जो दोषी माना और आयोग ने किसानों को सलाह दी कि वे वर्तमान अनुबंधों को पूरा करें तथा आगे से वे जो चाहें, अगर वे चाहें तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। इस प्रकार से बंगाल में जो नील की खेती थी वह उसका जो उत्पादन था वह धराशायी हो गया। अब इसमें है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी जी की भूमिका के बारे में जानकारी आपको खुद से इकट्ठी करनी है। इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे सभी बच्चे, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें आपको बताना है कि जो चंपारण आंदोलन था उसमें गांधी जी की क्या भूमिका रही थी और जो गांधी जी ने इसमें मेन रोल प्ले किया था, जो किसानों को क्या है, जो इनका केस था नील की खेती का,
राजकुमार शुक्ला जो किसान थे, और जो वकील थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर इन्होंने नील के जो रैयत थे इनको न्याय दिलाया था। तो इसको आप सभी बच्चे खुद से करेंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो सभी बच्चे लाइक ज़रूर करें, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़